हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक एक्स-सिटू कंजर्वेशन एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कीस्टोन स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, फ्लैगशिप और इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में है। सबसे पहले हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। एक्स-सिटू जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी एनिमल या प्लांट का कंजर्वेशन हम उसके नेचुरल हैबिटेट से हट करके करें, बाहर निकल करके करें, तो ऐसा कंजर्वेशन एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व द कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट। ऐसे प्लांट या एनिमल जो कि इंडेंजर्ड हों, संकटग्रस्त स्थिति में हो, जल्द ही वो विलुप्त हो जाएंगे, ऐसे प्लांट्स का हम कंजर्वेशन एक्स-सिटू कंजर्वेशन में करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा एक्स-सिटू कंजर्वेशन में पूरी तरह से कंट्रोल होता है और ये कंट्रोल आधा भी हो सकता है। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल का मतलब, जब हम ऐसे आर्टिफिशियल मीडियम में किसी भी प्लांट या एनिमल के सीड को कंजर्व करें, जर्मप्लाज्म को कंजर्व करें या उनका क्लोन बना करके सेल को कंजर्व करें, तो इस तरह का कंजर्वेशन हमारा पूर्ण रूप से यानी होली कंजर्वेशन कहलाता है। पूर्ण रूप से, जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल रहता है, हम उसको जो भी मीडियम आर्टिफिशियल मीडियम देते हैं उस पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है। इसमें हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, जीन बैंक आता है और हम इसमें जर्मप्लाज्म का जो है कंजर्वेशन करते हैं। जर्मप्लाज्म मीन्स वो हमारा मेल का स्पर्म हो या फीमेल का एग हो, जिसको हम उसी स्थिति में कई सालों तक के लिए कंजर्व कर सकें। पार्शियल कंजर्वेशन में हमारा ऐसा आर्टिफिशियल मीडियम आता है जैसे जू गार्डन्स, हमारे बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, जहाँ पे हमारा पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होता है। हम एनिमल या जो भी हमारी प्लांट स्पीसीज होती है, उनको उनका नेचुरल हैबिटेट देने का प्रयास करते हैं, जिससे वो उनको अपना एक नेचुरल इन्वायरमेंट फील होता है। उस पर हमारा पार्शियल कंट्रोल होता है। सबसे पहले हम क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिजर्वेशन इन द फ्रोजन स्टेट, कंजर्वेशन ऑफ द जर्मप्लाज्म। क्रायो मीन्स होता है चिल्ड, मतलब हमारा फ्रोजन जो कि बहुत ही निम्न ताप, तो निम्न ताप पर जर्मप्लाज्म को, प्लांट के सीड को बहुत ही कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व करना, ये क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। इसमें हम मेनली लिक्विड नाइट्रोजन में जो है जर्मप्लाज्म को या शीट को कंजर्व करते हैं, जो कि अगर हम इसका टेम्परेचर देखें ये बहुत ही कम होता है, -196। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज़ पूछता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन में हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो लिक्विड का यूज़ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का, और -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसका उपयोग करते हैं किसी भी प्लांट स्पीसीज को, जर्मप्लाज्म को जो है कंजर्व करने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर पे। अब बात करेंगे हम स्ट्रेटेजीज ऑफ कंजर्वेशन में, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में इसकी जो है सबसे पहली बार इसको डिस्क्राइब किया। अकॉर्डिंग टू हिम, हॉटस्पॉट अर्थ का ऐसा प्लेस होता है, ऐसा रिचेस्ट प्लेस्ड होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड ये बहुत ही मोस्ट इंडेंजर्ड इको रीजन होता है, जहाँ पे ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर होती हैं, और वो डाइवर्सिटी में वो प्लेस जो है बहुत रिच होता है। ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल फर्दर वर्ल्ड में किसी दूसरी जगह पर नहीं पाए जाते हैं। तो किसी भी रीजन को हॉटस्पॉट रीजन घोषित करने के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया जो है होने ही चाहिए, जिसमें हमारा पहला क्राइटेरिया है मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज इंडेमिक्स। मीन्स हाई परसेंटेज ऑफ दैट प्लांट, उस 1500 स्पीसीज लगभग प्लांट की हों और वो पूरे वर्ल्ड में कहीं और ना पाई जाती हों, एंड एटलीस्ट हैव 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, और उस एरिया ने अपना लगभग 70% हैबिटेट लॉस कर दिया हो, खो दिया हो, वहाँ के जो है प्राइमरी वेजिटेशन को खो दिया हो, मतलब वहाँ की जो प्रमुख प्रजातियाँ हों और उनको वो विनाश की स्थिति की तरफ आ गई हैं। तो लगभग 70% लॉस जो है बहुत आवश्यक है किसी भी एरिया को जो है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो अब तक 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है द हिमालयन रीजन, इंडो बर्मन रीजन एंड वेस्टर्न घाट एंड सुंदरलैंड। तो एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले द हिमालयन रीजन, अगर हम बात करें
हिमालयन रीजन की, तो ये हिमालयन रीजन कई 3-4 कंट्री में फैला हुआ है। सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमालय का जो उत्तराखंड जहाँ तक फैला हुआ उत्तराखंड वाला भाग है, जिसको मैं ये रेड कलर से जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिस एरिया इज इंडियन हिमालयन रीजन एंड इट इज़ कॉल्ड इंडियन हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया। ये आपका इंडियन रीजन है। और अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में द हिमालयन जो हमारा हिमालयाज जो फैला हुआ है, तो साउथर्न एंड ईस्टर्न नेपाल में, ये नेपाल में और भूटान में, तो इन तीनों देशों इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथर्न एंड ईस्टर्न नेपाल और भूटान को मिलाकर के ये हमारा एक जो पूरी बेल्ट बनती है जो है ये कहलाती है हिमालयाज रीजन। और इट इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट विच इज़ जो है हाईएस्ट इन द, यहाँ पे मतलब बहुत सारे माउंटेन होते हैं जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं, जिसमें आपके गॉडविन A2 K2 और माउंट एवरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे लगभग 163 स्पीसीज़ जो हैं इंडेंजर्ड हो गई हैं, जिसमें से 45 मैमल, 50 बर्ड, 12 एम्फीबियन स्पीसीज़, 17 रेप्टाइल, 3 इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज़ के साथ 36 प्लांट स्पीसीज़ पाई जाती हैं। अब हम बात करें यहाँ पे जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है कि यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी हैं जो इंडेंजर्ड होने की कैटेगरी में है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है वन हॉर्न राइनो, वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो एंड रिलिक्ट ड्रैगन फ्लाई। ये रिलिक्ट ड्रैगन फ्लाई केवल इसकी एक स्पीसीज़ यहाँ पे मिलती है और बाकी इसकी अनदर स्पीसीज़ कोई जापान में ही केवल मिलती है और केवल एक स्पीसीज़ हिमालय के इस रीजन में मिलती है। और अगर हम बात करें तो हिमालयन न्यूइट जो कि एक रेप्टाइल है, ये जो कि मैंने यहाँ फिगर में ही दिखाया हुआ है आपको, तो ये बहुत ही खूबसूरत है जो कि आपका इंडेंजर्ड स्थिति में इस समय पहुँच चुका है। इसके ऊपर ये येलो कलर से बहुत ही खूबसूरत डॉट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करें बर्ड में तो वेस्टर्न टैफोन, हिमालयन क्विल, हिमालयन वल्चर, गिद्ध आपका ये भी जो है यहाँ पे आपका इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। मैमल्स में बात करें यानी कि जो हमारे मैमल्स होते हैं उसमें एशियाटिक वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर, स्नो लिपर्ड, ब्लैक बियर, ब्लू शीप, ये जो है आपका इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुका है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इस जीनस के बारे में, दैट इज़ एक जो है आपका नामधापा फ्लाइंग स्क्वायरल। नामधापा फ्लाइंग स्क्वायरल इसको नाम दिया गया है, ये उड़ने वाली गिलहरी है जो कि सिंगल स्पेसिमेन आज तक कलेक्ट किया गया है केवल नामधापा जो है पार्क से, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इंडो बर्मन रीजन की, तो सो मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो हमारा जो इंडो बर्मन रीजन आता है, ये इंडो बर्मन रीजन बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है अपने नज़र में। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया वो इंडो बर्मन रीजन में आता है। तो यहाँ पे ये देखिए फिगर से आपका 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश वाला, मेघालय, सिक्किम जो है आपका जो वाला ये हिस्सा होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट हिस्सा हमारा इंडो बर्मन रीजन में भारत में आता है। अब हम भारत को छोड़ करके बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो बाकी कंट्रीज़ में हमारा म्यांमार, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, लियो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसको लाओस कहा जाता है, एंड थाईलैंड, ये सारे देश जो है इंडिया के साथ पूरा मिल करके इंडो बर्मन रीजन बनाते हैं, जो कि इस फिगर के माध्यम से मैंने यहाँ पे जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये भारत वाला हिस्सा है। और अब हम बात करें तो इसमें चाइना का कुछ यूनान वाला हिस्सा आता है और लाओस जो कि लियो पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और इसमें अगली कंट्री है म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता है, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, ये सब मिलकर के ये हमारा पूरा जो ये एरिया होता है ये हमारा इंडो बर्मन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मंकी, लंगूर, गिब्बन, मैमल्स यहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में हमारा वेस्टर्न एज ऑफ इंडिया, समुद्र का हमारा वो किनारा, हमारा पश्चिमी किनारा, ये जो मैं लाल रंग से दिखा रही हूँ भारत के नक्शे में, ये हमारा वेस्टर्न घाट कहलाता है। और अगर हम बात करें तो इट रिसीव अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये बहुत ही ज़्यादा वर्षा को यहाँ पे रिसीव करता है क्योंकि बगल में ही आपका जो है अरब सागर है और यहाँ की जो हवाएं जो है क्लाउड जो भी ऊपर की तरफ उठता है वो यहाँ पर खूब वर्षा कराता है।
तो इस वर्षा के कारण यहाँ पर बहुत ही अच्छे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि अपने आप में रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगर हम बात करें पूरे विश्व में तो 77% एम्फीबियंस और 62% रेप्टाइल यहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज लाइक ब्लैक, हमारे कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले जिसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च और कार्डामोम यानी इलायची यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। अगर इस एरिया के हम सबसे रिचेस्ट प्लेस की बात करें तो अगस्ता मलाई, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा भी था प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में, तो अगस्ता मलाई हमारा सबसे रिचेस्ट प्लेस है वेस्टर्न घाट का, सबसे ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वाला। अब हम बात करेंगे सुंदरलैंड की। तो सुंदरलैंड में हम इंडिया के इंडिया वाले हिस्से की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड के अलावा जो है थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, ये सब मिलकर के हमारा सुंदरलैंड वाला हिस्सा बनाते हैं। और अगर हम बात करें तो सुंदरलैंड को अभी जल्द ही बायोस्फीयर रिजर्व 2013 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये बहुत ही रिच होता है मैनग्रोव्स में और सी ग्रास में, समुद्री घास में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एक हमारा आइलैंड है जो कि चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ये चारों तरफ जो है बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में। और ये चारों तरफ से पानी के घिरे रहने की वजह से यहाँ पे समुद्री जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें मैनग्रोव, सी ग्रास, कोरल रीफ्स हमारा होता है कि हमारा सिलेंट्रेट्स एनिमल, ये सिलेंट्रेट एनिमल कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करके हार्ड जो है सबस्ट्रेट के रूप में बदल जाते हैं। अगर हम बात करें धीरे धीरे कोरल रीफ्स जो है पिछले कई जो है डिकेड्स से जमा होते जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोरल्स के पहाड़ भी बन चुके हैं। तो कोरल रीफ्स, डॉल्फिन, व्हेल, टर्टल, क्रोकोडाइल, प्रॉन, लोबस्टर, ये सारे हमारे मेरीन जो है एनिमल्स हैं, मेरीन प्लांट्स हैं, जिनकी रिचनेस जो है इस एरिया में सबसे ज़्यादा सुंदरलैंड में होती है। अब बात करेंगे हम जो है इसी स्ट्रेटेजी में आगे कीस्टोन स्पीसीज की। तो कीस्टोन स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी फंक्शनल स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी दैट हैव अ ग्रेट रोल आउट ऑफ देयर प्रोपोर्शन टू देयर अबेंडेंस। अगर हम उनके सभी उस एरिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल की तुलना में प्रोपोर्शन निकालें उनके पाए जाने का, तो भले ही उनका प्रोपोर्शन कम हो, लेकिन दे हैव द ग्रेट रोल, उनके पास बहुत एक ग्रेट एक बहुत ही विशेष रोल जो है अपनाती हैं, एक बहुत विशेष रोल प्ले करती हैं उस एरिया के लिए ये फंक्शनल स्पीसीज। तो अगर हम किसी भी स्पीसीज को जो कि कीस्टोन स्पीसीज है, अगर उसको हम उस एरिया से रिमूव कर दें तो ये डीस्टेबलाइज कर देगा पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। और हम मेनली अगर बात करें तो जो भी हमारे कीस्टोन स्पीसीज होती हैं ये एक्ट एज प्रेडेटर, ये प्रेडेटर की तरह एक्ट करती हैं। प्रेडेटर मीन्स भक्षी। ये मेनली जो निचले के ट्रॉपिक एरिया होते हैं, जो निचले लेवल होता है, उन एनिमल्स को मेनली ये उनका भक्षण करती हैं। और अगर एक्सटिंक्शन इनका जो है अगर विलुप्त ये हो जाए स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, तो हमारा जो अदर एनिमल का निके है और जो हमारा फूड चेन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल के सहायता से हम समझते हैं कि सपोज हमारे जो है ये हमारा कोई प्लांट है जो कि हमारा प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, और इसको खाने वाले हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले हमारे टॉप मोस्ट एनिमल्स, टॉप मोस्ट प्रेडेटर, जिसमें हमारे लायन और टाइगर आते हैं। सपोज किसी एरिया में ये कीस्टोन लायन या जो कि मेन लायन या टाइगर ख़त्म हो जाएं, तो हमारे जो निचले ट्रॉपिक लेवल हैं, ट्रॉपिक लेवल 2, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पूरे के पूरे जितने भी हमारे जो उत्पादक वर्ग है उसको पूरा ग्रेजिंग करके ख़त्म भी कर सकते हैं, पूरा फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अम्ब्रेला स्पीसीज की। तो दोज स्पीसीज हुज हैबिटेट आर लार्ज, ऐसी स्पीसीज जिनका हैबिटेट बहुत बड़ा होता है और ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने ही अंदर कई सारे हैबिटेट को, कई सारी स्पीसीज को अपने अंदर प्रोटेक्ट करते हैं।
जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है अम्ब्रेला, तो हम लोग देखते हैं जितना बड़ा अम्ब्रेला होगा हम उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट होते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, जैसे बनियान ट्री, हमने बरगद का पेड़ देखा है। बरगद का पेड़ जो है काफ़ी बड़ा होता है, जिसपे हमारे कई सारी बर्ड्स की स्पीसीज़ जो है पाई जाती हैं। कई सारे आंट की स्पीसीज़ अगर हम बात करें, इसमें चींटियों की स्पीसीज़ पाई जाएंगी। कई सारे हम बात करेंगे तो अदर रेप्टाइल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। और इस तरीके से रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सब का जो है हैबिटेट ये बनियान ट्री हो सकता है। सपोज किसी भी एरिया से ये बड़े बड़े बनियान ट्री, अगर अम्ब्रेला स्पीसीज अगर ये गायब हो जाएं, तो जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्लैगशिप स्पीसीज की, जिसको हम लोग आइकॉन स्पीसीज भी बोलते हैं। तो दीज स्पीसीज आर द चूजन टू रेज सपोर्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो फ्लैगशिप स्पीसीज को सरकार के द्वारा या पीपुल के द्वारा चूज किया गया है कि वो बढ़ाएं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को बढ़ाएं। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, आइए हम देखते हैं। दीज स्पीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट इकोसिस्टम। इन स्पीसीज को हम उस इकोसिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर भी बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा दामन जो भी क्रेडिट है इकोसिस्टम को बचाने का, सारा का सारा रोल इसी स्पीसीज का है। कैसे? क्योंकि ये स्पीसीज अपने आप में अट्रैक्टिव होती हैं, वर्नरेबलिटी होती है इनके अंदर, और ये लोगों का जो है सपोर्ट जो है इनको प्रदान होता है, और लोगों का आकर्षण ये अपनी तरफ जो है खींचती हैं। तो दीज स्पीसीज आर कॉल्ड फ्लैगशिप बिकॉज दे कंजर्व द इंटायर इकोसिस्टम, क्योंकि ये जहाँ पर भी जिस भी इकोसिस्टम में पाई जाएंगी अपने पूरे इंटायर इकोसिस्टम को कंजर्व करेंगी। तो आइए हम देखते हैं कैसे। तो फॉर एग्जांपल जाइंट पांडा, जो कि बहुत ही सुंदर होता है अपने आप में, और बहुत ही कम मात्रा में ये हमारे जो है रीजन्स में बचा है। तो हम ग्रेट पांडा को जो है कंजर्व करना चाहते हैं, और ग्रेट पांडा को कंजर्व करने के लिए हमें बैम्बूज के जो यानी जो हमारे घास के मैदान हैं, हमारे जो बांस के घास के मैदान है, स्पेशली हमें उसे कंजर्व करना होगा। तो जाइंट पांडा की वजह से उसका पूरा एरिया जो है कंजर्व हो गया, इसीलिए हम जाइंट पांडा को फ्लैगशिप स्पीसीज की कैटेगरी में रखते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट, तो अफ्रीका में जो है वाइट कलर का हाथी पाया जाता है, जो कि हाथी फ्लैगशिप स्पीसीज है। उस पर्टिकुलर एरिया की सभी बहुत ही अपने आप में लोगों को अट्रैक्ट करता है। उस एरिया को, इस वाइट हाथी को बचाने के लिए हमें उस पूरे एरिया को कंजर्व करना पड़ा। सो दिस अफ्रीकन एलिफेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेज, ये रेस कर रहा है, ये बढ़ावा दे रहा है अपने एरिया को कंजर्व करने के लिए, अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। इसीलिए ये उस पर्टिकुलर एरिया का फ्लैगशिप स्पीसीज है, या पर्टिकुलर एरिया का आइकॉन स्पीसीज है। अब हम बात करेंगे अगला गोल्डन लायन की, तो ये भी फ्लैगशिप स्पीसीज है। द नेक्स्ट इज इंडिकेटर स्पीसीज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सूचना देने वाला, सूचकांक स्पीसीज। तो दोज स्पीसीज whose status provides the all information all over about the health of an ecosystem। तो किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में, पर्टिकुलर इकोसिस्टम के स्टेटस के बारे में कि उसका हेल्थ कैसा है, वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है कैसा है, इसको शो करने वाली स्पीसीज उस एरिया की इंडिकेटर स्पीसीज कहलाएगी। इट डिफाइंस द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। तो CSIR में भी और बहुत सारे नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिकेटर स्पीसीज मेनली क्या शो करती है, तो वो उस एरिया के या उस इकोसिस्टम के हेल्थ को शो करती है, जबकि फ्लैगशिप स्पीसीज उस एरिया के इकोसिस्टम या उस एरिया के कंजर्वेशन को सपोर्ट करती है, जिससे उसको पब्लिक अटेंशन प्राप्त होता है। अब हम इंडिकेटर स्पीसीज में अगर एग्जाम्पल की बात करना चाहें, तो इसका एग्जाम्पल है पोलर बियर। तो पोलर बियर इज द इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो हमारे जो पोलर बियर होते हैं, अगर उनकी नंबर में कुछ कमी आती है, तो जो शो करेगा कि हमारा जो उस एरिया का, हमारा जो पोलर का, हमारे पोलर रीजन का, जो ध्रुवों का हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। कोरल्स, अगेन कोरल मैंने आपको बताया कि सीलेंट्रेट एनिमल होते हैं, बहुत सुंदर समुद्र के जो है किनारे नीचे तली में पाए जाते हैं ये। अगर समुद्र में कोई भी मेरीन क्लाइमेट में अगर चेंज होता है, गंदा होता है वो, तो कोरल्स की ब्लीचिंग होने लगती है। ये कोरल्स जो है पूरे के मर जाते हैं और कट करके समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं। तो इन कोरल्स की ब्लीचिंग जो होती है वो शो करती है कि हमारा मैरीन इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड है।
अगला बहुत ही फेमस एग्जाम्पल रहा है पेपर्ड मॉथ, जिसको बिस्टन बुटलेरिया भी कहते हैं। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन का ये इंडिकेटर है। पर्टिकुलर बिस्टन बुटलेरिया नाम की एक तितली थी जो कि वाइट कलर की होती थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल माइंस लगे होने के कारण वो तितली धीरे धीरे काली पड़ गई, जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो है इकोसिस्टम को शो कर रही है कि इस एरिया का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर हम बात करें इसी में ही, तो एयर पोल्यूशन का अनदर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ लाइकेन। लाइकेन हमारा एल्गी और फंजाई का मिला हुआ एक जो है एक हमारा एक मिला जुला एक एनिमल, मिल करके दोनों एक एनिमल बनाते हैं। ये सिम्बायोसिस होती है, दोनों मिल करके एक साथ रहते हैं, एल्गी और फंजाई। जहाँ पे आपका अगर कोई भी क्लाइमेट में चेंज आता है, जैसे हम लोग लाइकेन कहते हैं, लाइकेन जो भी क्लाइमेट में चेंज आएगा तो लाइकेन के कलर में चेंज आता है। लाइकेन जो है ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही गुड इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का। बहुत सारे PCS IAS एग्जाम में ये चीज़ पूछता है कि एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है, तो लाइकेन, मॉसेस, पेपर्ड मॉथ, ये सब हमारे इंडिकेटर या हमारे इंडिकेटर स्पीसीज़ हैं जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को के हेल्थ को शो करने के लिए। तो होप सो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्नेलेबल और इंडेंजर्ड और इन जो है स्पीसीज़ के ऊपर होगा, एक्सटेंशन के ऊपर होगा कि कैसे ये स्पीसीज़ विलुप्त हो गई। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके क्वेश्चंस को पूछते रहें। थैंक यू।